हेलो इको वालों बच्चों। तो आप सबको पता है कि मैंने 11th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पहले डाल दी है। इस बार मैं 12th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपको बहुत फायदेमंद होने वाले, जो भी आपके 18 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस थोड़ी सी बात करनी है। जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया, जिसमें मैंने कमेंट भी पढ़े, कुछ चीजें मुझे ठीक करनी है, वो मैं ठीक करके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचेंगे और सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो जितना हो सके जितने क्वेश्चन कराऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेकर नेशनल इनकम से लेकर बीओपी तक, जितना हो सके उतना फैला दो। मैं तो कह रहा हूं जितना फैलाना है फैला दो, सब क्वेश्चन आपके काम के आने वाले। और जितने बार तुम ये क्वेश्चंस पढ़ोगे, रिपीट एंड रिपीट, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हारे पेपर से इधर उधर आएंगे। तो सारे क्वेश्चन पढ़ना, सारे क्वेश्चन करना। आई होप सारे क्वेश्चन आने वाले पेपर में आप फोकस करके करना। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, यूनिट 1 नेशनल इनकम आपका करवाने वाला हूं, स्टार्टिंग से क्वेश्चंस कराने वाला हूं, प्लस इसके जो सॉल्यूशन कराऊंगा, इसकी जो पीडीएफ होगी, इसकी हिंदी प्लस इंग्लिश एक्सप्लेनेशन पीडीएफ बना के आपको कैसे मिल पाएगा वो भी मैं दे दूंगा। पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया है, सारे के सारे वीडियोस पूरे एंड तक देखना आप सब, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस लेके आया हूं। तो ये मैक्रो का फर्स्ट चैप्टर है नेशनल इनकम, जिसको मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो ये है आपका चैप्टर 1 यूनिट नेशनल इनकम वाला। जैसे कि आप सबको पता है कि यूनिट 1 नेशनल इनकम का है, जो आपके 10 मार्क्स के लगभग ऑलमोस्ट आते हैं। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ना है आपको? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल, टू सेक्टर इकोनॉमी। आप सबको पता है सर्कुलर फ्लो क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट इज अनएंडिंग प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन थ्रू ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जितने भी इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं, उन सभी सेक्टर के बीच में जितने भी इनकम का फ्लो होता है, अनएंडिंग फ्लो, इस वाले कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी का सेकंड क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ डाटा गिवन ब्लू, जो भी आपको डाटा दे रखे है उससे आपको निकालना है एनडीपीएफसी, यानी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड होते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा नाम प्रोडक्ट मेथड भी होता है। तो दोनों में से कोई भी नाम पूछे तो आपको दोनों सेम मेथड लगाने पड़ेंगे। अब रही बात नेशनल इनकम में, कौन सा न्यूमेरिकल है, आपको आइटम देख के पता लगाना है कि एक्सपेंडिचर मेथड का है, वैल्यू एडेड मेथड का है या इनकम मेथड का है। तो निकालना क्या है आपको? एनडीपीएफसी। आइटम देख के पता चल गया होगा कि कौन से मेथड का है आपको? एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें आपको सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम वाली वैल्यूज को जोड़ के फिर जो भी पूछता है आपको उसमें चेंज करना है, कन्वर्ट करना है डैप, एनआईटी और एनएफआईए के मदद से। तो ये आपके क्वेश्चंस, आप इसको क्वेश्चंस कर लेना। 3 फॉर्मूले से जोन सा फॉर्म लगे इसमें लगा देना, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्म लगाना है। फिर हम आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। कहता है रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन कंपेयर टू द नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डू यू अग्री विद दैट स्टेटमेंट? जस्टिफाई योर आंसर विद यस। इसमें क्या होता है? जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो बेटर इंडिकेटर होता है जीडीपी के लिए। तो जीडीपी के लिए बेटर इंडिकेटर आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माना जाता है, क्योंकि ये प्राइस के प्रीवियस ईयर को कंपेयर करता है, इसलिए बेटर माना जाता है दूसरे जीडीपी से। फिर क्या है आपका फोर्थ क्वेश्चन? डिफाइन ऑपरेटिंग सरप्लस। सबको पता है इनकम मेथड का एक कंपोनेंट होता है जिसमें आपको सीओई, ओएस यानी ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। तो ऑपरेटिंग सरप्लस को कैसे डिफाइन करना है आपको? ऑपरेटिंग सरप्लस लिखना है, इट इज अ इंडिकेटिंग और योर कंपोनेंट ऑफ इनकम मेथड। और इनकम मेथड को क्या बोला जाता है? डोमेस्टिक इनकम भी बोला जाता है, जिसमें आपको ऑपरेटिंग सरप्लस किस किस से मिलकर बनता है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी भी जोड़ दिया जाता है। तो ये चारों जोड़ के आपको ऑपरेटिंग सरप्लस मिलता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है? एलिब्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। सबको पता है एक्सटर्नलिटीज क्या होते हैं? एक्सटर्नलिटीज होते हैं, it is if any person doing any economic activity, some impact in a positive, some impact is negative. But positive impact you don't have pay any reward, it's negative impact you don't have pay any penalties। यानी कि कोई ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको करने से किसी पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, किसी पे बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन अच्छे प्रभाव पड़ने पे आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, बुरे प्रभाव पड़ता है तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी होती। इस कॉन्सेप्ट को एक्सटर्नलिटीज बोला जाता है। इसके दो एक्सटर्नलिटीज होते हैं, एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज और एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। तो ये आपका क्वेश्चन 5वां हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन क्या है? स्टेट एनी 3 प्रिकॉशंस टू टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। अब आपको मैं पहले बता दूं, जिससे न्यूमेरिकल नहीं होते, मैं तो चाहता हूं कि सब न्यूमेरिकल करो। अभी प्रैक्टिस करने का दिन है, प्रैक्टिस करो। इनकेस न्यूमेरिकल नहीं हो पाते तो आपको इसी चैप्टर की थ्योरी आपको पढ़नी, रट लेनी है थ्योरी में। कौन सा? प्रिकॉशंस टेकन बाय नेशनल इनकम निकालने के लिए। तीनों मेथड के प्रिकॉशन ध्यान रखना कि इनकम मेथड निकालता है तो कौन कौन से प्रिकॉशन ध्यान रखना है, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालता है तो कौन सा प्रिकॉशन ध्यान रखना है, प्लस
वैल्यू एडेड मेथड से अगर नेशनल इनकम निकालते हो तो कौन से प्रिकॉशन याद रखना है। ये थ्योरी का क्वेश्चन है नेशनल इनकम के चैप्टर का, पढ़ लेना, आता ही आता इनमें से कोई भी मेथड का पूछ सकता है प्रिकॉशन। फिर 7 क्वेश्चन आपका कहता है नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। जाहिर सी बात है, जो नेशनल इनकम होती है उसमें डोमेस्टिक प्लस नेशनल, दो इंटरनेशनल दोनों के इनकम को ऐड करते हैं, एनएफआई ऐड होता है, और डोमेस्टिक इनकम में केवल डोमेस्टिक टेरिटरी की बात होती है। तो नेशनल इनकम ऑलवेज ग्रेटर देन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इनकम। फिर अब आपको सपोर्ट योर आंसर वैलिड रीजन दे देना। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इन द एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड फोकस लाइज ओनली एक्सपेंडिचर बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट। आपको इसमें बताना है जीडीपी यूजिंग एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड जब निकालते हैं तो आपको क्या निकालना पड़ता है, जीडीपी एमपी। तो क्यों निकालना पड़ता है जीडीपी एमपी, वो उसमें आपको बताना पड़ेगा। अब रही बात रीजन लिखे, कहता है 9th क्वेश्चन क्या दे रखा है, कहता है इसमें कि 8 9 फाइंड द वैल्यू एडेड फर्म बाय ए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इसमें इस पूरे क्वेश्चन के हिसाब से फाइंड द वैल्यू एडेड फर्म ए, अब फर्म ए का वैल्यू एडेड निकालना पड़ेगा। इसमें किस तरीके से, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, बस इतना सा आपको फर्म ए का निकालना पड़ेगा। अब रही बात 10वें में कुछ डिफरेंसेस है, जो पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं थ्योरी के नेशनल इनकम में वो सब लिखे हुए। स्टॉक एंड फ्लो, रियल फ्लो, मनी फ्लो, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, रेंट एंड रॉयल्टी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, ये सारे आपको डिफरेंसेस पढ़ने हैं। इनमें से डिफरेंसेस आपको पढ़ लेने हैं, प्रॉपर डिफरेंसेस नहीं आते लेकिन आपको इन डिफरेंसेस के हेल्प पहुंचेगी बाकी क्वेश्चंस में करने के लिए, ठीक है। तो आप ये 10वां क्वेश्चन के सारे डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन है। 11 हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड इन एस्टिमेशन नेशनल इनकम, यानी कुछ आपको नंबर्स दिए होंगे, उसमें आपको बताना है कि कौन सी चीजें नेशनल इनकम ऐड होती है, कौन सी नेशनल इनकम ऐड नहीं होती है। तो आप सबको पता है नेशनल इनकम में कौन सी चीजें होती है, फैक्टर इनकम होता है, ट्रांसफर इनकम नहीं होता, इंटरमीडिएट गुड नहीं होता, फाइनल गुड होता है, लीगल इनकम होती है, इलीगल इनकम नहीं होती। तो ये सारे के सारे आपको पार्ट, फर्स्ट हैंड गुड होता है, सेकंड हैंड गुड नहीं होता है। तो ये 3-4 आइटम आपको याद करने, जिससे कि आप बाकी सारे बाकी भी पता चल जाए कौन सा नेशनल इनकम ऐड होता है, कौन सा नहीं होता है। इसमें दे रखा है, कहता है प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन बैंक इन इंडिया। अब प्रॉफिट आप सबको पता है, प्रॉफिट अर्न होता है तो ये आपका नेशनल इनकम ऐड होगा। एक्सपेंडिचर ऑन अपग्रेडेशन ऑफ फिक्स एसेट्स बाय फर्म, ये फिक्स एसेट्स में फर्म में अपग्रेड करने के लिए एक्सपेंडिचर किया है, ऐड होगा। इंपोर्टेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस ऐड होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऐड होता है। फाइनेंशियल हेल्प रिसीव बाय फ्लड विक्टिम, अब फ्लड विक्टिम में फाइनेंशियल हेल्प कराए, फाइनेंशियल हेल्प मतलब एक तरीके से डोनेशन दे दिया, तो ये कभी भी ऐड नहीं होता क्योंकि कौन सी इनकम होती है, ट्रांसफर इनकम। तो ये केवल 5th वाला ऐड नहीं होगा, बाकी चारों आपको ऐड होंगे नेशनल इनकम में। फिर अब 12वां क्वेश्चन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सम ऑफ द ग्रॉस वैल्यू इज एन इकोनॉमी ऑलवेज इक्वल, कहता है जीडीपी सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये आपको इक्वल माना जाता है, इसमें जस्टिफिकेशन देना है बस। फिर 13 क्वेश्चन क्या है, कहता है एक्सप्लेन लाइकली इंपैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 100 न्यू सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इन नेशन ऑन द जीडीपी एंड वेलफेयर। आप सबको पता है जीडीपी एंड वेलफेयर का कॉन्सेप्ट, कि कभी कभी देश की जीडीपी इंक्रीज होती है, वेलफेयर इंक्रीज नहीं हो पाता है, कभी कभी वेलफेयर इंक्रीज होता है, जीडीपी नहीं होता है। तो बोथ ऑलवेज इंक्रीज नहीं होते, बोथ ऑलवेज डिक्रीज भी नहीं होते। तो इसमें कॉन्सेप्ट है कि हॉस्पिटल 100 हॉस्पिटल खोले गए तो इससे जीडीपी एंड वेलफेयर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये दोनों बढ़ेंगे, ध्यान रखना, जीडीपी भी इंक्रीज होगा और वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। रीजन बता देता हूँ कि जीडीपी इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि हॉस्पिटल लगेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगी, और इनकम इंक्रीज होगा तो रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होता है, और इससे जीडीपी इंक्रीज होगा, और हॉस्पिटल तो वेलफेयर की चीज है ही, तो वेलफेयर तो ऑलरेडी इंक्रीज होगा, तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं इसमें। फिर ये आपके 13 क्वेश्चन नेशनल इनकम वाले फर्स्ट यूनिट के हैं, अच्छे से करना, इतने ही क्वेश्चन करना, इसके अलावा आपको दूसरा हाथ नहीं लगाना। एक क्वेश्चन और रह रहा है, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, उसको अच्छे से पढ़ लेना, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या होती है और उसके प्रिकॉशंस क्या होता है, उसको दूर कैसे किया जाता है, बस ये 13-14 क्वेश्चन आपको यूनिट 1 से पढ़ना है। अब बात करते हैं मनी बैंकिंग, जिसमें कि आपको फॉर्मूला कंप्यूट क्रेडिट मल्टीप्लायर, सबको पता है क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट मल्टीप्लाई इक्वल टू 1/CRR, इसको LRR भी बोलते हैं, 1/CRR/LRR बोल देते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, देखो इसमें कहता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एज गवर्नमेंट एजेंट एंड एडवाइजर। अब आपको याद है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, 4-5 फंक्शन आपको मेनली याद करना है, बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक, और आपको याद करना है लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, और आपको याद करना है बैंक ऑफ इश्यूइंग नोट्स। ये 4 आपको याद करना है, बैंक आरबीआई के फंक्शंस याद करने। तो उसमें से एक है कि किस तरीके से गवर्नमेंट
एजेंट और एडवाइजर की तरह सेंट्रल बैंक में काम करता है, आपको लिखना पड़ेगा। अब एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेपो रेट इन द कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। मनी सप्लाई देश के अंदर अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो उसको कैसे कंट्रोल करता है रेपो रेट के द्वारा आरबीआई, ये आपको बताना पड़ेगा। फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। अब आपको क्या करना है, बैंक ऑफ इश्यू, बैंकर्स बैंक, ये फंक्शंस होते हैं सेंट्रल बैंक के, आरबीआई के फंक्शंस होते हैं। तो आपको दोनों के हिसाब से कहानी लिखनी पड़ेगी, बैंकर्स बैंक क्या होता है, बैंक ऑफ इश्यू क्या होता है। फिर एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो के दो कंपोनेंट है, एसएलआर और सीआरआर, ये आपको लिखने पड़ेंगे, इसमें एक्सप्लेनेशन कर देना है। एलिब्रेट एनी टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एज एक्सरसाइज बाय द आरबीआई। टू ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखना है जिससे क्रेडिट कंट्रोल होता है, कोई भी आप लिख सकते हो, बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसमें तुम्हारा सीआरआर, एलआरआर, आरआरआर, रिजर्व रेशियो, रिवर्स रिजर्व रेशियो, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट दो लिखने हैं इसमें, कोई भी आप दो लिख दो, सीआरआर लिख दो, ओपन मार्केट ऑपरेशन लिख दो। 6 क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट आपको पता है सेंट्रल बैंक का फंक्शन होता है, फोर्थ फंक्शन बुक के हिसाब से दे रखा है, तो इसमें आप लिख लेना। 7 स्टेट द मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ M1 मेजर मनी सप्लाई। आप सबको पता है M1 के मेजर लिखना है, क्या होता है M1 के मेजर, M1 इक्वल टू CC प्लस DD प्लस OD, कैश करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, DD डिमांड डिपॉजिट बाय द कमर्शियल बैंक, OD अदर डिपॉजिट टू द आरबीआई। तो ये आपके M1 के कंपोनेंट हो गए। अब रही बात 8वें क्वेश्चन की, हाउ डज मनी ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। अब किस तरीके से जो मनी ओवरकम द प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम, यानी कि पहले बार्टर सिस्टम चलता था, तो मनी के आने से बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम है वो कैसे ओवरकम हुई, कम कैसे हुई। तो आपको इसमें मनी के सारे फंक्शंस लिख देने, ऑटोमेटिक बार्टर सिस्टम को ओवरकम करने का सॉल्यूशन मिल जाएगा। वही स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ये सारे के सारे आपको मनी का जितने फंक्शन है वो लिख देना, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन क्या है, व्हाई ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट इज केप्ट एज अ कैश रिजर्व रेशियो। जैसी बात है, कहता है कुछ कैश रिजर्व रेशियो के रूप में आरबीआई क्यों रखती है, जैसी बात है इन केस ऑफ बैंकिंग फ्रॉड हो जाए, इन केस ऑफ बैंक कभी ऐसे केस में फंस जाए जबकि उस बैंकों के पास पैसे ना हो डिपॉजिट देने के लिए, लोन देने के लिए, तो इस केस में आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है। फिर 10th डिफाइन क्रेडिट मल्टीप्लायर, व्हाट रोल डज इट प्ले इन द डिटरमाइनिंग द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द रोल। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, वही क्रेडिट मल्टीप्लायर में आपको क्या लिखना है, 1/CRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट को फॉर्मूला लगा के आपको पूरा बताना है किस तरीके से प्रोसेस होता है। एक क्वेश्चन और है इसी का जो दिखा रखा है, क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्स रिलेटेड टू द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, जस्टिफाई गिवन स्टेटमेंट यूजिंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल। हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आपको दिखाना है कि क्रेडिट क्रिएशन और रिजर्व डिपॉजिट मतलब सीआरआर, क्या लिख सकते हो उसमें, रिजर्व डिपॉजिट मतलब क्या होता है, सीआरआर होता है। अब हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेना है, हाइपोथेटिकल मतलब होता है कोई भी न्यूमेरिकल एग्जांपल लो जिससे कि आप जस्टिफाई कर सको कि क्रेडिट क्रिएशन और रिजर्व डिपॉजिट मतलब समझ लो आप सीआरआर के बीच में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएंगे, जो मैं बता रहा हूँ कि आपको कहां से पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ऐसे मनी बैंकिंग के सारे क्वेश्चन है। रही बात थर्ड यूनिट में आपको क्या मिलेगा, मनी मल्टीप्लायर एंड एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है जिसमें कि एडी एएस वाले टॉपिक सारे आने। इसमें लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन ये था, रह गया था मनी बैंकिंग का, हाउ रेपो रेट डिफरेंट फ्रॉम रिजर्व रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में डिफरेंसेस दिखना पड़ेगा, तो इतनी कहानी होती है। अब 7 चैप्टर 8 चैप्टर 9 चैप्टर एक ही यूनिट है, इसके क्वेश्चन देखो क्या है, कहता है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एपीसी एपीएस। सबको पता है एपीसी एपीएस जो होता है आपको इक्वल टू 1 होता है, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है, रिलेशन बताने पड़ेंगे। कहता है व्हाई डज कंजप्शन कर्व नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। जो कंजप्शन कर्व होता है ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, आप सबको पता है इनकम जो होता है एएस वो आपका ओरिजिन से स्टार्ट होता है। क्यों नहीं होता कंजप्शन कर्व, क्योंकि एक व्यक्ति इनकम भले जीरो लेकिन कंजप्शन कुछ ना कुछ करता ही है, कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होती क्योंकि डिमांड तो होनी चाहे उसकी इनकम ना हो। तो ये तुम्हारा आपका व्हाई डज कंजप्शन कर्व नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ये हो गया। थर्ड, स्टेट एंड डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर में क्या होगा, टू सेक्टर क्या होता है, सी और आई, तो कंपोनेंट कितना हो गया, एडी इक्वल टू सी प्लस आई, ये आपका कंपोनेंट हो गया। स्टेट द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन अ इकोनॉमी। आपको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो इंप्लीमेंट होते हैं, आप याद रखना,
एक होता है एपीसी और एक होता है एमपीसी। इन्हीं दोनों के फैक्टर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा और फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये फोर्थ क्वेश्चन है। गिव द फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन द टर्म ऑफ एमपीसी। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करें तो आप सबको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को क्या बोलता है, के बोला जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, कहता है गिव द फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन टर्म ऑफ एमपीसी। तो के का फॉर्मूला आपको लिखना है, के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। इसमें बोला हुआ है ना एमपीसी के टर्म्स में लिखना है, तो ये फॉर्मूला होता है। और भी के का फॉर्मूला अगर हो सकता है तो याद कर लो, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई। एक और फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 1/MPS। तो आपको जोन से फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन वो कर लेना। इसमें एमपीसी के हिसाब से पूछा था तो आप ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए। अब 6 क्वेश्चन की बात करें, कहता है डिफरेंस बिटवीन एक्सेंट एंड एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। सबको पता है एक्सेंट एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। एक्सेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्लान टू इन्वेस्टमेंट, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट। एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसमें बोलते हैं एक्सेंट इन्वेस्टमेंट, प्लान टू इन्वेस्टमेंट, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हम प्लान करना सोच रहे हैं वो हमारा एक्सेंट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जो इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में किया गया है उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलता है, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अब 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर विद एन एग्जांपल। वर्किंग मल्टीप्लायर यानी कि आपको पूरा एक टेबल बनाना है, उसमें प्रोसेस दिखाना है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट लेना है, उसमें आपको एमपीसी लेना है। तो पूरा प्रोसेस जो टेबल होता था उसको प्रॉपर दिखाना है आपको। तो ये आ गया आपका 7th क्वेश्चन। 8 डिफरेंस बिटवीन एक्सेंट एक्सपोज्ड, ये आपको रिपीट हो गया, कोई नहीं, सेम क्वेश्चन है। डिफाइन एंड रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशनरी गैप ऑन द डायग्राम। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट इन द रिमूविंग द गैप। यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप, आप सबको पता है इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। इन्फ्लेशनरी गैप जो होता है वो इस तरीके से होता है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, यहाँ से 0 ओरिजिन, एक फिगर बनता है आपका यहाँ से जो एएस कहलाता है, एक फिगर बनता है आपका ये जो एडी कहलाता है। अब इस पॉइंट को आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोला जाता है। इस पॉइंट से ये एडी जो जा रहा है, इस एडी से अगर डिमांड ज्यादा हो जा रही है तो यहां से लेके यहां तक के गैप को बोला जाता है, कौन सा गैप, इन्फ्लेशनरी गैप बोला जाता है। यानी कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से डिमांड ज्यादा हो जाती है तो इस वाले गैप को बोला जाता है इन्फ्लेशनरी गैप बोला जाता है। डायग्राम के हिसाब से समझा दिया। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ती है कि एडी क्या है, एएस क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। तो ये सारे के सारे आपको लिखें। यहाँ पे आप एडी और आपने एएस दर्शाया और यहाँ पे आप क्या दर्शाते हो, वाई दर्शाते हो। फिर कहता है एक्सप्लेन रोल ऑफ द वेरिंग रिक्वायरमेंट रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको सीआरआर के द्वारा, किसके द्वारा, सीआरआर के द्वारा इस गैप को कैसे कम किया जा सकता है ये बताना आपको। तो क्या होता है इन्फ्लेशनरी गैप, यानी कि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, मनी की सप्लाई ज्यादा है, तो इस केस में आप क्या करोगे, सीआरआर को क्या करती है, सीआरआर होता क्या है कि जब भी कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास कुछ रिजर्व रेशो रखती है, ये आरबीआई का रूल होता है, तो उस वाले रेशो को क्या बोला जाता है, रिजर्व रेशो बोला जाता है। तो सीआरआर को क्या करेंगे, सीआरआर को इन्फ्लेशनरी गैप के केस में इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करने से क्या होगा, इंक्रीज करने से ये होगा कि बैंक के पास कम कैपेसिटी बचेगी पब्लिक को लोन देने की, और जब लोन देने की कैपेसिटी कम होगी तो पब्लिकों के पास डिमांड कम होगी, जिससे इन्फ्लेशनरी गैप वापस से कहां हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन है इन्फ्लेशनरी गैप के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर लिखा है इसमें एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग करेक्टिंग डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी। डेफिसिट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप, डेफिसिट डिमांड सेम होता है। आपको ये दोनों तरीके से किस तरीके से रिमूव हो सकता है, किस तरीके से ठीक हो सकता है, इसके अंदर लिखना पड़ेगा। फिर कहता है ड्रॉ हाइपोथेटिकल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कर्व एंड फ्रॉम इट्स ड्रॉ द प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी कि आपको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव, इसके मदद से आपको एक ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे एपीसी प्लस एपीएस 1 हो जाता है, एमपीसी प्लस एमपीएस 1 हो जाता है। उसी तरीके से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें बताने पड़ेगा, हाइपोथेटिकल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कर्व बनाना। इसमें न्यूमेरिकल नहीं लिखना, इसमें कर्व बनाना पड़ता है। तो इसमें 12 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इकोनॉमी अचीव्स एन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यूजिंग कंजप्शन इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आप सबको पता है कि 2 क्वेश्चन आपके, तो 2 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, एक्सप्लेन विद द इकोनॉमी अचीव इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ यूजिंग कंजप्शन इन इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आप एडी और एएस अप्रोच भी बोल सकते हो। एडी और एएस अप्रोच से आपको क्या बनाना है, फिगर बनाना है, इक्विलिब्रियम प्राप्त करना है।
कैसे प्राप्त कर पाओगे? सबको पता है एडी और एस जहां बराबर होता है उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। दूसरा अप्रोच होता है एक्सप्लेन द इकोनॉमी अचीव एन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड सेविंग। एक इक्विलिब्रियम होता है एडी इक्वल टू एस, एक इक्विलिब्रियम होता है एस इक्वल टू आई करके। इन दोनों इक्विलिब्रियम के बाद आपको पढ़ना है एडी ग्रेटर एस हो जाए तो क्या कर सकते हैं, एडी लेस और एडी इंक्रीज हो जाए तब क्या कर सकते हैं, एस ग्रेटर देन आई हो जाए तो कैसे इक्विलिब्रियम प्राप्त कर सकते हैं, एस लेस देन इन्वेस्टमेंट हो जाए तो कैसे इक्विलिब्रियम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन इसमें करने हैं। फिर रही बात 14 क्वेश्चन की, कहता है हाउ एन इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट अफेक्ट द लेवल ऑफ फाइनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। ये आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के द्वारा समझाना पड़ेगा। assuming that there is existing situation of excess demand in the economy leading to an inflationary gap, किस तरीके से इन्फ्लेशनरी गैप अगर हो जाता है तो वो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं ये आपको लिखाना पड़ेगा। तो ये आपके क्वेश्चन है 15। फिर अब ये आप क्वेश्चन ये दो सिचुएशन दे रखी है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड हो जाए तो इकोनॉमी के अंदर क्या सिचुएशन पैदा होगी। एक्सप्लेन एनी टू मॉनेटरी मेजर दैट कैन हेल्प टू कंट्रोल दिस सिचुएशन, यानी कि जब आप इस तरीके से सिचुएशन हो जाए एक्सेस डिमांड का तो दो मॉनेटरी मेजर देके, मॉनेटरी मेजर मतलब जो आरबीआई द्वारा करते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, ये सब आप बना के लिख सकते हो किस तरीके से एक्सेस डिमांड दूर हो सकता है। 16 क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ये आप ट्रू एंड फॉल्स वाले एग्जांपल है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर 17 जो लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट द अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, व्हाट इज मीन। कहता है इकोनॉमी ऑपरेट करती अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम में। गिव स्टेटमेंट, डिस्कस वन फिस्कल मेजर एंड द वन मॉनेटरी मेजर टू टैकल द सिचुएशन। आपको ये अच्छे से पढ़ना है। क्या कह रहा है, कहता है इकोनॉमी ऑपरेटिंग एट द अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। अब देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है उससे कम की सिचुएशन है, कम की सिचुएशन हो गई तो क्या, डिफ्लेशनरी गैप, डेफिसिट डिमांड। तो ये आपको पता चल गया कि इस चीज के बारे में बात हो रही है। तो आपको कोई भी दो मेजर बताने हैं, वन फिस्कल एंड वन मॉनेटरी मेजर बताना जो इस सिचुएशन को ठीक कर सके। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन ये एक्सेंट एग्रीगेट डिमांड मोर देन, आपको बताया एडी ग्रेटर हो जाए एएस से तो क्या कर सकता है। 19 क्वेश्चन है इंडिया जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड अप्रैल जून क्वार्टर इतना, कंपेयर एज द सेम पीरियड सजेस्टेड दैट लॉकडाउन हैज हिट द इकोनॉमी। तो ये एक रिपोर्ट दी जाएगी जिसमें आपको कुछ सिचुएशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें बोलेगा state and discuss any two fiscal measure that may be taken by the government of India to correct the situation above news report। इस न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से आप देख लेना, एक्सेस डिमांड है, डेफिसिट डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप है, डिफ्लेशनरी गैप है। फिर इसमें आपको सिचुएशन को कैसे करेक्ट किया जाएगा, देखो दो बताएगा इसमें कि फिस्कल मेजर से दूर करना या मॉनेटरी मेजर से। तो टू फिस्कल मेजर सबको पता है, आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फर्स्ट मेजर हो सकता है, गवर्नमेंट टैक्स ये मेजर हो सकता है। तो दो मेजर आपको बता देना इसमें किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। सिचुएशन पर देख लेना कि एक्सेस का या डेफिसिट का है, तब जाके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। इसमें लिखे हैं फिर 20वां, गवर्नमेंट अक्रॉस नेशन आर टू मच वरीड अबाउट द टर्म फिस्कल डेफिसिट, यानी कि गवर्नमेंट क्या होता है कि बहुत ज्यादा पूरे देश से पता चलता है कि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही। फिस्कल डेफिसिट मतलब होता है एक तरीके से जब एक्सपेंडिचर होता है ज्यादा और रिसीप्ट होती है कम। तो ये सिचुएशन शायद सी बात है वरीड होने की है। तो गवर्नमेंट भी ऐसे सोचता है दैट द फिस्कल डेफिसिट इज नेसेसरी इन्फ्लेशनरी इन द नेचर, सपोर्ट योर आंसर एंड वैलिड रीजन। अब आपको फिस्कल डेफिसिट नेसेसरी इन्फ्लेशन को इंक्रीज करता है, तब जाके बताना पड़ेगा कि किस तरीके से चेंजेस करने पड़ते हैं। अब रही बात नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा गवर्नमेंट बजट का, जो चैप्टर 10 होता है। अब डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ द गवर्नमेंट बजट इन द इन्फ्लुएंसिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट के जो बजट होता है, जितना आप रट सकते हो रट लेना। 5 गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव, उसमें से 2 ही आपको क्या करना है, याद करना है। 2 कौन से याद करना है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ वाला। तो आपको देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, और में सेकंड, और में थर्ड, तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, बट इसका सेम आंसर होगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। तो केस स्टडी देगा तो पूरा अच्छे से पढ़ के चेक कर लेना कि रिसोर्सेज की बात हो रही है या कौन से वाला ऑब्जेक्टिव की है। फिर इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन, हाउ एक्सप्लेन हाउ द गवर्नमेंट कैन यूज द बजटरी पॉलिसी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एंड इनकम। तो आप सबको पता है ये दूसरा बजट का ऑब्जेक्टिव है, इसमें आप टैक्स और सब्सिडीज की मदद से इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट। गवर्नमेंट बजट में आपको 4 टाइप के, 2 टाइप के रिसीप्ट है, 2 टाइप के एक्सपेंडिचर है, तो इनके डिफरेंसेस याद करने हैं जिसमें आपको काम आएगा। फोर्थ, हाउ इज टैक्स रेवेन्यू डिफरेंट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू।
अब टैक्स रिवेन्यू और ये नया देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू आते हैं सारे टैक्स के फॉर्म, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू पहली बार सुना है, ये होता है आपका नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू में आपके सारे टैक्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू में जो नॉन टैक्स है जिसमें फीस, फाइन, एसचीट, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। फिफ्थ, गवर्नमेंट अक्रॉस नेशन आर टू मच, ये सेम क्वेश्चन आ गया आपका, ये गवर्नमेंट बजट के सारे क्वेश्चन है। अब सेकंड, इसी में गवर्नमेंट बजट में कुछ डेफिसिट्स वाली पार्ट है जिसमें आप रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ोगे, फिस्कल डेफिसिट पढ़ोगे और प्राइमरी डेफिसिट। न्यूमेरिकल के एक आध क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं, बड़े क्वेश्चन न्यूमेरिकल के नहीं बनते। तो ये आपका गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर। लास्ट चैप्टर की तरफ आता है, इस चैप्टर का नाम है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें दो चैप्टर है, एक फॉरेन एक्सचेंज वाला और दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन, दोनों के बीच में अंतर क्या है ये बताना है। सबको पता है डीवैल्यूएशन जब गवर्नमेंट करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करती है, इसको डीवैल्यूएशन बोलते हैं। और जब इंटरनेशनल मनी मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई से मनी की वैल्यू को कम करती है, इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फिर दोनों में एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री, अब डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है ये बताना। जाहिर सी बात है कि जब अपनी करेंसी की वैल्यू डिवैल्यूएट होगी तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, व्हाट डिटरमाइन द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री, कब कब अपने पास देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आएंगे। जाहिर सी बात है जब एक्सपोर्ट होगा, टूरिज्म आएंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, तो इन सबसे आपके सारे पास फॉरेन एक्सचेंज का करेंसी आएगा। तीसरा, डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सबको पता है करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दो कंपोनेंट होता है बीओपी के। करंट अकाउंट के अंदर सारे के सारे गुड्स, सारे के सारे सर्विस, सारे के सारे यूनिलेटरल ट्रांसफर शामिल होते हैं। कैपिटल अकाउंट में लोन्स, बोरोविंग और इन्वेस्टमेंट, ये सारे के सारे आइटम इसमें शामिल किए जाते हैं। अब मेंशन टू ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल अकाउंट, दो ट्रांजैक्शन लिखने इसमें, कौन से, कैपिटल अकाउंट के। फोर्थ आपको दे रखा है स्टेट एनी 4 आइटम ईच ऑफ द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपको 4 आइटम लिखने करंट अकाउंट के और 4 आइटम रखने कैपिटल अकाउंट के, ये आपको सारे नोट्स में मिल जाएंगे। डिफाइन ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस कब होता है, जब एक्सपोर्ट होता है आपका ज्यादा और इंपोर्ट होता है आपका कम, तो इसको ट्रेड सरप्लस बोलते हैं। फिर कहता है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस कब होता है, जब आपका रिसीप्ट होती है ज्यादा और एक्सपेंडिचर होता है कम, तो करंट अकाउंट सरप्लस है। तो ये आपके क्वेश्चन है बीओपी के। लास्ट क्वेश्चन है, कहता है वेयर विल सेल ऑफ मशीनरी टू बी अब्रॉड रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, गिव रीजन। दो साइड होता है, एक होता है क्रेडिट, एक होता है डेबिट। क्रेडिट साइड, जब मनी का फ्लो इन होता है तो इसको क्रेडिट साइड में जाता है, जब मनी का फ्लो आउट होता है तो इसको डेबिट साइड में जाता है। बट इसमें पूछा है सेल ऑफ मशीनरी अब्रॉड रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो जैसी बात है, कहता है कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। मशीन क्या आपके लिए, गुड्स, तो गुड्स कहाँ आता है, करंट अकाउंट में। और जब मशीन का सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं मशीन, तो जब बेचा जाएगा तो पैसा इन होगा, तो कौन से साइड में जाएगा, तुम्हारा क्रेडिट साइड। तो ये आपके पूरे मैक्रो के सारे क्वेश्चन यूनिट वाइज दे दिए। जितना हो सके इन क्वेश्चन को रिपीट करो, इन क्वेश्चन की पीडीएफ, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। कहां मिलना था, मैंने इन क्वेश्चनों को अटैच कर दिया है इस पूरी वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐड है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में करा है, बट तुम्हें जो पीडीएफ मिलेगी वो हिंदी में मिलेगी। जिसको हिंदी वाले स्टूडेंट है वो हिंदी में डाउनलोड कर ले, सॉल्यूशन भी उसमें। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में डाउनलोड कर ले। मेरी मानो तो इतने ही क्वेश्चन आप मैक्रो के 18 मार्च से पहले सारे निकालो। जितने क्वेश्चन लिखवाए उससे एक भी 19-20 नहीं होने वाले क्वेश्चन सब आपको 18 मार्च को दिखेंगे, इनमें से ही दिखेंगे, इनमें से क्वेश्चन दिखेंगे, इनमें से क्वेश्चन दिखेंगे। बार बार बोल रहा हूं, तो अब जितना हो सकता है फैला दो। पेपर लीक नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन पेपर लीक करने की जरूरत नहीं है। इतने क्वेश्चन कर लोगे, आप खुद बोलोगे 18 मार्च को मैंने तो पहले ही पढ़ लिए थे सारे क्वेश्चन। पेपर लीक नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, लीक वाला टेंशन खत्म। तुम इतना पढ़ लो, सारे के सारे क्वेश्चन आप समझ जाओगे। तो 18 मार्च से पहले इतने क्वेश्चन कर लो मैक्रो के, और इनके जो नोट्स हैं, इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने लिंक में दे रखा है, वो आप चेक कर लेना। तो यहां तक के लिए आपको मैक्रो क्वेश्चन, बाकी रहे इंडियन इको की, 1 से 2 दिन में इंडियन इको के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, मिल जाएगा। तो यहां तक तो मैंने मैक्रो करा दिया है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अगर कोई टॉपिक हो मैक्रो का, इंडियन इको का, 11th का, 12th का, कोई भी क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट में लिख दो, जिसकी मैं स्पेशल वीडियो बना दूं जो आपको समझना है। तो 11, 12 दोनों क्लास के लिए मैं कह रहा हूं, जो वीडियो, जो टॉपिक ना है, जो यूनिट, वो मुझे स्पेशल बता दो, उसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में वो टॉपिक्स भी आपके कवर हो जाएंगे। तो बता देना, जितना जल्दी हो सकता है उतना बताओगे, उतनी जल्दी नई वीडियो आएगी। तो आज के लिए मैं इतने खत्म करता हूं।